ऑप एम्प के इंटरनल सर्किट के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर 3 स्टेज होती है, DA, वास और बफर स्टेज या करंट एम्पलीफायर। अब स्टूडेंट्स, ये जो पहली स्टेज होती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर के हम ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यदि इसके इनपुट पर V1 और इसके इनपुट पर V2 वोल्टेज लगाई जाए तो इस B सिरे पर वोल्टेज प्राप्त होगी आपको V0 इक्वल्स टू A V1 माइनस V2 अपॉन 2, यानी कि इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो यहां पर एम्पलीफाई होके आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो इनपुट पर उपस्थित वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, लेकिन स्टूडेंट्स इस पर जो वोल्टेज होगी पॉइंट बी पर वो कितनी होगी, V0 इज इक्वल्स टू A V1 माइनस V2 बाई 2, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ कंडीशन मान लो, क्योंकि हमको इसका मैकेनिज्म समझना है तो हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस को मानेंगे और देखेंगे कि उस कंडीशन के द्वारा, उस कंडीशन के कारण ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करता है। अब स्टूडेंट्स मान लो पहली कंडीशन V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी इस पर लगाया गया वोल्टेज इसकी तुलना में ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स जो V0 वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि V1 का मान V2 की तुलना में ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स पॉइंट B पर मिलने वाली वोल्टेज पॉजिटिव होगी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब ये वोल्टेज इसकी तुलना में ज्यादा है तो यहां पर वोल्टेज पॉजिटिव प्राप्त होगी, राइट। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज आएगी ये पहले से उपलब्ध वोल्टेज, पहले से उपस्थित वोल्टेज कितनी है 15 वोल्ट, इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज आपको वहां पर पॉजिटिव मिली है, इसलिए जो वोल्टेज आएगी, जो आउटपुट वोल्टेज V0 आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि इस V1 और V2 के डिफरेंस के कारण जो V0 वोल्टेज आती है उसका मान है 0.5, कितना, प्लस 0.5। तो स्टूडेंट्स यहां पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, अब 50.5 दोनों का ऐड हो जाएगा क्योंकि वो वोल्टेज पॉजिटिव है, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब यहां पर वोल्टेज पहले कितनी थी 15 वोल्ट, अब कितनी होगी 15.5 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, कौन सा, पॉइंट बी और पॉइंट ई, यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज कम हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। आप देखोगे कि यहाँ मीटर पे कितना है 15.7 और पहले कितना था 15, अब कितना होगा 15.5, तो इन दोनों के बीच की जो वोल्टेज है वो कम होगी। अब जैसे इन दोनों के बीच की वोल्टेज कम होगी तो इस ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये वोल्टेज कम हो जाती है उस स्थिति में ये जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में जाना शुरू कर देता है, और जब ये कट ऑफ रीजन में जाता है उस केस में इस ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा कम हो जाती है, करंट कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इससे होगा क्या कि जो कलेक्टर करंट है वो कम हो जाएगी, राइट। तो अब जब कलेक्टर करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी तो इसके सिरों के बीच की वोल्टेज भी कम प्राप्त होगी। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स पहले कितनी थी 0.6, अब कितनी होगी 0.5, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज पहले की तुलना में कुछ कम हो गई, पहले कितनी थी 0.6, अब कितनी होगी 0.5। तो स्टूडेंट्स अब बेस एमीटर वोल्टेज कम होने के कारण ये ट्रांजिस्टर भी कहां पहुंच जाएगा, कट ऑफ रीजन में। अगर ये कट ऑफ रीजन में पहुंचेगा तो इस ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा पहले की तुलना में कम हो जाएगी, राइट। अब जब ये धारा पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगी तो इस पॉइंट पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लो कि जो वोल्टेज पहले 15.7 वोल्टेज था अब ये बढ़कर हो गया 17 वोल्ट, राइट। अब फ्रेंड्स यहां पर 17 वोल्ट है तो यहां पर कितना वोल्ट प्राप्त होगा आपको,
17 वोल्ट से 0.7 कम कितना हो जाएगा? 16.3 वोल्ट, राइट स्टूडेंट्स। और यहां पर आपको कितना वोल्टेज प्राप्त होगा? इस वोल्टेज से 0.7 वोल्टेज कम, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 15.6 वोल्ट, राइट, 15.6 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अभी पहले कितनी वोल्टेज थी? 15 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट और इस ग्राउंड पॉइंट के बीच की वोल्टेज को आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जितनी भी वोल्टेज मैं लिख रहा हूं ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट है, यानी कि मैं अपना वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स के, यानी कि मेरे वोल्ट मीटर का एक जो सिरा है वो इस लाइन से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मेरा जो वोल्ट मीटर है वो इस पॉइंट पे यानी कि -VCC के विद रिस्पेक्ट ये सारी वोल्टेज मेजर कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर उल्टा है, यहां पर मैं इसको 0 वोल्टेज मान रहा हूं, क्योंकि मैं जो वोल्टेज मेजर कर रहा हूं मैं इस पॉइंट से वोल्टेज मेजर कर रहा हूं। स्टूडेंट्स मेरे को इस तरीके से वोल्टेज जानने के लिए अपने वोल्ट मीटर को इसकी जगह इस पॉइंट पर ले जाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को वोल्टेज इस पॉइंट से मेजर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ये है अपनी -VCC, ये इसका ग्राउंड, और यहां पर है +VCC। कितनी है? मान लो 15 वोल्ट। ये कितनी है? -15 वोल्ट। और ये कितना है? ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स यदि वोल्ट मीटर के द्वारा यहां से वोल्टेज मेजर की जाए तो यहां पर वोल्टेज कितनी होगी? 0। यहां पर कितनी होगी? 15। और यहां पर कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट। कब होगी? जब वोल्टेज आप यहां से मेजर करोगे, इस -VCC से मेजर करोगे, राइट। तो अब स्टूडेंट्स ये तो आपको ध्यान में होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स जितनी भी वोल्टेज मैंने यहां पर लिखी है वो सारी की सारी इस पॉइंट से यानी -VCC से मापी गई है। इसलिए मैंने बैटरी की वोल्टेज को भी -VCC से मापते हुए लिख लिया, क्योंकि इसके 3 टर्मिनल थे। पहला रहेगा 0 पर, दूसरा रहेगा 15 वोल्ट पर, और तीसरा रहेगा 30 वोल्ट पर, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपने यदि इन दोनों के बीच की वोल्टेज को मेजर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आउटपुट आपको मिलेगा वो V0 इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच को, यानी कि जो आपको वोल्टेज मिलेगा स्टूडेंट्स वो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का मिलेगा, यानी कि आपको वोल्ट मीटर को इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा, तब आप इन दोनों के बीच की वोल्टेज को मेजर कर पाओगे, राइट स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स ये कितना है? यहाँ पर 16.3 वोल्ट, यहाँ पे कितना है? 15 वोल्ट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये वोल्टेज ज्यादा है इसकी तुलना में, यानी कि स्टूडेंट्स ये अगर वोल्टेज ज्यादा है तो अपने लिख देंगे कि भी इसकी तुलना में ये वोल्टेज पॉजिटिव है, राइट। और कितना पॉजिटिव है? 1.3 वोल्टेज ये पॉजिटिव है। तो राइट स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि जब इन दोनों टर्मिनल में से यदि इसकी वोल्टेज ज्यादा हो, फर्स्ट टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा हो, तो यहां पर आपको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वोल्टेज मिलती है। स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि ये टर्मिनल हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी हम देखेंगे दूसरी कंडीशन, V0 इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स मैं यहां पर अपॉन में 2 नहीं लिख रहा हूं, आप ये अंडरस्टूड रखें कि ये अपॉन में 2 ही है, तो आप इसको ध्यान रखें। मैं यहां पे एक बार सिंपलिसिटी के लिए नहीं लिख रहा हूं, और वास्तविकता में ये अपॉन 2 है, तो चलो लगा देते हैं अपॉन 2। अब हम दूसरी कंडीशन मानते हैं कि V1 इज लेस देन V2 या फिर V2 इज ग्रेटर देन V1, राइट। अब अपने क्या किया स्टूडेंट्स? दूसरी कंडीशन मानी, क्या मानी कि मानते हैं कि V2 वोल्टेज का मान V1 की तुलना में ज्यादा है। तो अब देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको मिलेगी नेगेटिव। क्यों मिलेगी नेगेटिव? क्योंकि इसका मान इसकी तुलना में ज्यादा है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन को मैंने यहां पर लिखा,
तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ मिलेगी आपको वो पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स V0 नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगी। पहले कितनी थी 15, अब कितनी होगी उससे कुछ कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि V0 का मान आ गया -0.5। कितना आ गया? -0.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 0.5, 15 माइनस 0.5। तो अब कितनी वोल्टेज होगी यहाँ पर? 14.5 वोल्ट, राइट, 14.5 वोल्ट। अब फ्रेंड्स क्या हुआ? पहले कितनी थी 15 वोल्ट, अब कितनी होगी 14.5 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये जो बीई वोल्टेज है वो पहले की तुलना में बढ़ गई। पहले की तुलना में क्या होगी? बढ़ गई। अब स्टूडेंट जैसे ही ये वोल्टेज बढ़ती है तो जो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन से ऊपर चला जाता है, यानी कि सैचुरेशन रीजन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसमें करंट बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स होगा क्या कि आईसी करंट का मान बढ़ जाएगा, राइट। और आईसी करंट का मान बढ़ने के कारण इसके सिरों के बीच का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि आपको पता है ना V = IR, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे किसी रेजिस्टेंस के सिरों के बीच की वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, राइट। आप I का मान बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से I का मान बढ़ रहा है क्योंकि ट्रांजिस्टर अब एक्टिव रीजन से ऊपर की तरफ काम करने लग गया, यानी कि ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन रीजन में जाने की स्थिति में हो गया और इस कारण से जो ट्रांजिस्टर में करंट बढ़ गई और इस कारण से यहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये पहले 0.6 वोल्टेज था, अब करंट बढ़ने के कारण इसके सिरों के बीच की वोल्टेज होगी 0.7 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स ये जो बीई वोल्टेज है वो पहले की तुलना में बढ़ गई। अब स्टूडेंट जैसे ये बी वोल्टेज बढ़ेगी तो ये ट्रांजिस्टर भी अब सैचुरेशन रीजन की तरफ काम करने लगेगा, यानी कि अभी एक्टिव रीजन से ऊपर चला जाएगा सैचुरेशन रीजन की तरफ। यानी इसके जो आईसी और आईई दोनों ही करंट में वृद्धि हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जब आईसी करंट में वृद्धि हो चुकी है तो इसके इस पॉइंट के वोल्टेज पहले की तुलना में कुछ कम प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता होगा कि जैसे ट्रांजिस्टर के करंट में वृद्धि होती है तो लोड रेजिस्टेंस के सिरे पर वोल्टेज कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये वोल्टेज कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं ये स्टूडेंट वोल्टेज होगी अपनी पहले से कम, अभी मान ले होगी 14 वोल्ट, राइट। पहले वोल्टेज ज्यादा थी, अब वोल्टेज का उससे कम होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा। अब ये 14 वोल्ट है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना प्राप्त होगा आपको? इससे 14 वोल्ट से कम कितना हो गया? इस 14 वोल्ट से 0.7 कम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 13.3 वोल्ट, राइट। और यहां पर कितना होगा? इस 13.3 वोल्ट से 0.7 वोल्टेज कम कितना हो जाएगा? 20.6 वोल्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20.6 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, पहले कितनी थी? 15 वोल्ट, अब कितनी होगी? 13.3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी है? 15 वोल्ट और यहाँ पर कितनी है? 13.3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ज्यादा वोल्टेज कौन सी है? ज्यादा वोल्टेज कौन सी है? 15 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये वोल्टेज इसकी तुलना में पॉजिटिव है, राइट। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये वोल्टेज इसकी तुलना में नेगेटिव है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इन दोनों के बीच का वोल्टेज वोल्टमीटर की सहायता से मेजर करोगे तो आपको ये वोल्टेज नेगेटिव प्राप्त होगी, राइट स्टूडेंट्स। तो कितनी नेगेटिव प्राप्त होगी यहाँ पर? 13.3। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया टोटल मिला के? -1.7 वोल्ट। कितना होगा स्टूडेंट्स? -1.7 वोल्ट। तो स्टूडेंट इससे स्पष्ट है कि जब
इस वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, राइट, इस वोल्टेज का मान ज्यादा होगा तो आपको आउटपुट पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिरा होगा वो एक इन्वर्टिंग टर्मिनल की भांति व्यवहार करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो सिरा होगा एक इन्वर्टिंग टर्मिनल की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होती है यहाँ आउटपुट पर वोल्टेज नेगेटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने ऑप एम्प की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को समझा कि ऑप एम्प के दो सिरे होते हैं, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग, राइट। और आपने ये समझा कि जब आप नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज दोगे, राइट, तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगी, यदि आप इन्वर्टिंग पे वोल्टेज दोगे तो आपको नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगी। अब स्टूडेंट्स इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसके कारण, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि कोई वोल्टेज सोर्स, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, यदि इसके रेजिस्टेंस को मेजर करे तो स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, स्टूडेंट्स कांस्टेंट करंट सोर्स यहाँ पर क्यों लगाया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स कांस्टेंट करंट सोर्स के कारण इस इनपुट स्टेज की डिफरेंशियल एम्पलीफायर की कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है, कॉमन सिग्नल को रिजेक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन इसके कारण एक खास बात ये हो जाती है कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स। दूसरी है कि ऑप एम्प की बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि स्टूडेंट्स ऑप एम्प में कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, यानी ऑप एम्प किसी भी फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यदि इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देखा जाए तो इस प्रकार से आता है, यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इसकी जो गेन है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखोगे तो आपने कहीं पे भी ट्रांजिस्टर का, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे कहीं पे भी हमने कैपेसिटर एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को बिगाड़ देता है, यानी कि वो रेस्पॉन्स में एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ला देता है और जिस कारण से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कुछ इस प्रकार का हो जाता है, राइट। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं है इसलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब जो ऑप एम्प होता है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इस ऑप एम्प के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस ये वाले रेजिस्टेंस होंगे, ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा रखे हैं वो वाले आउटपुट रेजिस्टेंस होंगे स्टूडेंट्स। इन रेजिस्टेंस का मान तो स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टेंस हमने यहां पर लगा रखे हैं इनकी वैल्यू होती है 0.1 ओम टू 0.45 ओम, यानी कि इनका मान जो है बहुत कम होता है, इसलिए इस ऑप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने इस सिंप्लीफाइड मॉडल के द्वारा काफी चीजें समझी। पहले समझिए आपने कि इसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कैसे काम करता है। दूसरा आपने समझा कि इसकी बैंडविड्थ इंफिनिटी क्यों होती है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती। तीसरा आपने ये समझा कि इसके इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई क्यों होता है। और चौथा आपने समझा कि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम क्यों होता है। स्टूडेंट्स इसके इनपुट रेजिस्टेंस के बहुत ज्यादा हाई होने के पीछे एक कारण और भी है। वो कारण क्या है कि स्टूडेंट्स इस ट्रांजिस्टर की जगह हम डार्लिंगटन पेयर का इस्तेमाल करते हैं। डार्लिंगटन पेयर में क्या होता है स्टूडेंट्स की दो ट्रांजिस्टर होते हैं और पहले ट्रांजिस्टर का एमीटर दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर लगा देते हैं और दोनों के कलेक्टर को कॉमन कर लेते हैं, राइट। और इसका जो एमीटर है इस ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर हो जाता है, जो कि दोनों जो हमारे ट्रांजिस्टर है इन दोनों का कॉमन कलेक्टर है। दोनों कलेक्टर को हमने यहाँ पर जोड़ लिया तो ये कॉमन कलेक्टर जो है इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हो जाएगा, ये इस ट्रांजिस्टर का बेस हो जाएगा और ये इस ट्रांजिस्टर का एमिटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर, और डार्लिंगटन पेयर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से डार्लिंगटन पेयर और इस कांस्टेंट करंट सोर्स के कारण इस ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम का हो जाता है, मेगा ओम से ज्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने इस सिंप्लीफाइड वर्जन के द्वारा ऑप एम्प को समझा होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इस संबंध में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को हमारे YouTube चैनल पर लिख सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।